हेलो दोस्तों। तो हम पहले अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर कर रहे थे। और देखिए, ये प्रश्न उत्तर आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। हमारा प्रयास है कि आपको एक भी क्वेश्चन इस पीडीएफ से बाहर ना मिले एग्जाम 2026 में। तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और हमने पहले भी कुछ वीडियो बनाए ताकि आप उनका भी अध्ययन जरूर करें। देखना कि आपको इन क्वेश्चनों से डायरेक्ट पेपर में हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे। और जो विद्यार्थी कोचिंग नहीं कर पाते, ऐसे गरीब विद्यार्थियों के लिए हमने ये नई शुरुआत की है, ताकि उनको भी समान अवसर मिले और वो भी अन्यों की भांति आगे बढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस अध्याय को आगे की तरफ। देखो, हमने कल कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और आज कुछ एक क्वेश्चन और बचे हैं, तो आज उनको पूरा करके हम इस अध्याय को खत्म कर देंगे। ठीक है। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, संयोजन व वियोजन अभिक्रिया परस्पर एक दूसरे की विपरीत होती है, क्यों, समझाइए। ये क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, तो आज इसके आगे करते हैं। तो देखिए 19वां क्वेश्चन। 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड में 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड मिलाने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण लिखिए एवं ऊष्मा सेपी या ऊष्मा शोषी में से कौन सी अभिक्रिया होगी। तो इसने कहा है कि 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है और 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लेना है, और उनको मिलाने पर मिलान मिलाने पर जो अभिक्रिया होती है उसकी रासायनिक अभिक्रिया समीकरण लिखनी है। अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखनी है और बताना है कि ये अभिक्रिया ऊष्मा सेपी होगी या ऊष्मा शोषी होगी। तो याद रखना, ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। कौन सी, ऊष्मा शोषी। अब देखिए इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण। बेरियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है BaOH का होल ट्वाइस प्लस अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। जब इनको मिलाते हैं तो क्या बनता है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड बनता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और इस अभिक्रिया को क्या करना है, आपको संतुलित करना है। ठीक है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। विस्थापन अभिक्रिया को समझाए। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, आपको नाम से भी पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा कि एक पदार्थ जो अधिक अभिक्रियाशील होगा, वह कम अभिक्रियाशील पदार्थ को क्या करेगा, उसके स्थान से विस्थापित कर देगा और उसके स्थान पर स्वयं आ जाएगा। जैसे मान लो कोई यौगिक है AB, उसकी अभिक्रिया किसी C से करवाई जाती है। अब उससे क्या है, अधिक क्रियाशील, ये क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो ये अधिक क्रियाशील धातु क्या करेगी, इसमें से जो इनमें जो कम अभिक्रियाशील होगी उसको क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। तो क्या बन जाएगा, हो सकता है ये A को विस्थापित कर दे, तो क्या बन जाएगा, CB उत्पाद बन जाएगा और A बाहर निकल जाएगी। तो इसी अभिक्रिया को कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि वे अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को अपने स्थान से विस्थापित कर दे, उसे क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय या क्रियाशील तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक या विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डुबोने पर लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन पड़ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो आपको ये उदाहरण भी याद रखना है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है कि जो कॉपर सल्फेट का नीला रंग होता है वह लोहे की कील डालने पर मलिन क्यों हो जाता है, उस कॉपर सल्फेट के विलेन का रंग मलिन या नीला क्यों हो जाता है। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, और इसकी अभिक्रिया भी पूछ सकता है और विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण भी पूछ सकता है। तो दोनों एक ही हैं। तो देखो यहाँ चित्र भी दे रखा है, ये चित्र भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी लोहे की कील की अभिक्रिया का प्रदर्शन। तो देखो, लोहे की कील को किसे लिखा जाता है, फेरस से, क्योंकि लोहे को फेरस से लिखते हैं। कॉपर सल्फेट, और ये कॉपर सल्फेट का का रंग कैसा है, नीला रंग है। और जब इनमें अभिक्रिया हुई तो किसका निर्माण हुआ, फेरस सल्फेट का निर्माण हुआ, और एक किस रंग का होता है, भूरे रंग का, और कॉपर धातु बाहर निकल जाती है। तो देखो यहाँ पे ये फेरस है, ये अधिक क्रियाशील धातु है, जबकि कॉपर कम क्रियाशील
कम क्रियाशील धातु थी, तो इस अधिक अभिक्रियाशील धातु ने इस कॉपर को विस्थापित कर दिया और उसकी जगह पे स्वयं आ गए। तो अगर आपसे पूछे कि जो कॉपर सल्फेट का नीला रंग था वह भूरा रंग या मलिन रंग क्यों हो गया, तो फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण क्या हो गया, उस विलेन का रंग कैसा हो गया, भूरा रंग या मलिन हो गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण भी दे रखा है, Zn+CuSO4 अर्थात जिंक की विक्रिया जब कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर बनता है। तो इसमें क्या किया, इस जिंक ने जो अभी अधिक अभिक्रियाशील धातु है उसने जो कॉपर है वह कम अभिक्रियाशील धातु है उसको विस्थापित करके जिंक सल्फेट का निर्माण कर लिया और कॉपर बाहर निकल गया। और ये अभिक्रिया आपसे 2014 में पूछ चुका है आरबीएससी के एग्जाम में। उसी तरह एक तीसरा है Pb+Cl2, तो PbCl2 प्लस कॉपर। तो आपको ये तीन अभिक्रियाएं दे रखी है यहाँ पे जो विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है, और इसमें से ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब दोनों जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं ना अभिकारक, उनके दोनों आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखो, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया जब बेरियम क्लोराइड से करवाई जाती है तो बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है और NaCl जो और लवण का निर्माण होता है। और याद रखना है, जो ये बेरियम सल्फेट होता है ये कैसा होता है, ये अघुलनशील पदार्थ होता है विलयन में। जब इन दोनों विलयनों को मिलाया जाता है तो एक अघुलनशील पदार्थ बनता है बेरियम सल्फेट, जिसे अवक्षेप भी कहा जाता है। और ये अवक्षेप कैसा होता है, श्वेत अवक्षेप होता है। अर्थात इस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण भी हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये उदाहरण भी अच्छे से याद रखना है। ठीक है, यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है और अवक्षेपण अभिक्रिया का भी उदाहरण है। तो मैंने नीचे क्वेश्चन भी लिख रखा है, और एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण भी यहाँ पे आपको दे रखा है, लेकिन आपको ये तो याद बहुत ज्यादा रखना है। ये याद रहे या नहीं रहे उससे वो फिर भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये उदाहरण तो अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है, अब देखो, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो मैंने अभी जैसे ही ऊपर किया बताया है कि जब दो विलयनों को मिलाने पर किसी अवक्षेप का निर्माण होता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, जैसे ये वाली उदाहरण अपन ने किया है। तो देखो, ऐसी रासायनिक द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है जो जल में अविलेय होता है, ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे बेरियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से कराने पर बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है और NaCl का निर्माण भी होता है, जो क्या है, लवण है। ठीक है, और दूसरी अवक्षेपण अभिक्रिया एक और ये दे रखी है, यहाँ पे सोडियम की जगह एल्यूमिनियम ले लिया, तो एल्यूमिनियम सल्फेट की अभिक्रिया जब बेरियम क्लोराइड से करवाते हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है। तो ये आपको याद रखने हैं। फिर कॉपर ऑक्साइड में उपचयन की समीकरण लिखिए। तो कॉपर ऑक्साइड में उपचयन की रासायनिक समीकरण लिखनी है। तो देखो, ये कॉपर और कॉपर की विक्रिया जब ऑक्सीजन से करवाई जाती है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, और ये कैसी परत होती है, काले रंग की परत होती है, काली परत। तो कॉपर पर कौन सी परत चढ़ जाएगी, काले रंग की परत। क्यों, क्योंकि कॉपर को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है जो एक काले रंग की परत का निर्माण करता है। तो आपको यह अभिक्रिया भी याद रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन है कि कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब H2 से करवाई जाती है तो कॉपर प्लस H2 का निर्माण होता है। अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण व उपचयन हो रहा है, इस प्रकार की अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण भी दीजिए। तो देखो, ये अभिक्रिया दे रखी है और इसमें आपको बताना है कि किस पदार्थ का तो अपचयन हुआ है और किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है। तो अब अपचयन क्या होता है,
जिसमें से ऑक्सीजन हटता है। तो देखो इसमें से किसमें से ऑक्सीजन हट रहा है, कॉपर ऑक्साइड में, अर्थात कॉपर ऑक्साइड का अपचयन किसमें हो रहा है, कॉपर में हो रहा है। और जो हाइड्रोजन है उसके साथ क्या जुड़ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब हाइड्रोजन का उपचयन यानी ऑक्सीकरण हो रहा है किसमें, H2O में। तो देखो, या फिर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे कैसे आ सकती है कि उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाए, तभी इसका आंसर यही होगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि अपचयन अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए, और ऐसा क्वेश्चन इस वाली लैंग्वेज में 2022 में पूछ चुका है। और ये क्वेश्चन जो ऊपर इस लैंग्वेज में दिया गया है, ये आरबीएससी 2016, 17 और 2023 3 बार लगातार इस क्वेश्चन को एग्जीक्यूट पूछ चुका है। तो ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए क्या कह रहा है ये, कि जिन पदार्थों में, एक मिनट, ये कह रहा है कि जिन पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उनका अपचयन होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तथा जिनमें O2 की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि हो उनका अपचयन होता है उपचयन अभिक्रिया, है ना। अपचयन अभिक्रिया अर्थात ये कह रहा है कि जिनमें से ऑक्सीजन हटेगा उसका तो अपचयन होता है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसका तो उपचयन होता है, और जिसमें से ऑक्सीजन की कमी हो या हाइड्रोजन का योग हो वहां पर अपचयन होता है। तो देखो ऊपर दिए गए अभिक्रिया थी कि यहाँ पे क्या दे रखा है अपन को, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, और क्या बन रहा है, कॉपर और H2। तो मतलब कॉपर ऑक्साइड में से किसकी कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और क्या बन रहा है, कॉपर, अर्थात कॉपर ऑक्साइड का अपचयन किसमें हो रहा है, कॉपर में। और यहाँ हाइड्रोजन था, और इस हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन, अर्थात इस H2 में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है किसमें, H2O में। तो देखो इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया इसलिए यह अपचयित हुआ है, तथा H2 में ऑक्सीजन की वृद्धि होने से यह उपचयित हुआ है। उसी तरह एक अन्य उदाहरण ये भी आपको अच्छे से याद में रखना है। ठीक है, तो एक अन्य उदाहरण कौन सा याद रखना है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया जब कार्बन से करवाते हैं तो जिंक प्लस CO का निर्माण होता है। ये उदाहरण भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ है जिंक में, और कार्बन का उपचयन यानी ऑक्सीकरण हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड में। ठीक है, और ये एग्जाम्पल भी आपसे पूछ चुका है आरपीएससी 2022 में। तो कार्बन उपचयित होकर CO तथा ZNO अपचयित होकर जिंक बनाता है। उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया, अब उपचयन अपचयन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन जो ऊपर उदाहरण पढ़ के आए हैं वही अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का तो जिसमें एक का तो अपचयन होता है और एक का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात अपचयन और उपचयन की अभिक्रिया जब साथ साथ होती है तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण है, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब H2 से करवाई जाती है तो कॉपर प्लस H2 का निर्माण होता है, मतलब कॉपर ऑक्साइड का अपचयन होता है कॉपर में। यहाँ तो कॉपर ऑक्साइड का तो अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, अर्थात उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया एक साथ हो रही है। तो आपको तो ये उदाहरण अच्छे से याद रखना है एक तो, और इसके साथ आपको ये उदाहरण अच्छे से याद रखना है। दोनों उदाहरण रेडॉक्स अभिक्रिया के हैं, और ये भी ध्यान रखना है कि किस पदार्थ का अपचयन किसमें हुआ है और किस पदार्थ का ऑक्सीकरण किसके अंदर हुआ है। ठीक है, ये याद करो तो ठीक है, वरना ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको वो दोनों उदाहरण तो अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित व अपचयित पदार्थों की पहचान करनी है कि किन पदार्थों का तो उपचयन हुआ है और किन पदार्थों का अपचयन हुआ है, वो आपको पहचानना है। तो देखो सोडियम, पहली अभिक्रिया है सोडियम प्लस O2, तो क्या बना है N2O। तो देखो यहाँ पे सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है ना, तो सोडियम का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। क्या हुआ है,
सोडियम का उपचयन किसमें हुआ है? सोडियम ऑक्साइड में। दूसरा है कॉपर ऑक्साइड की विक्रिया जब हाइड्रोजन से करवाई जाती है तो कॉपर प्लस H2O का निर्माण होता है, अर्थात कॉपर ऑक्साइड। इस पहले तो यहाँ पे ऑक्सीजन था, अब क्या हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया और कॉपर बन गया। तो देखो ऑक्सीजन हटना यानी अपचयन। क्या होता है ऑक्सीजन का हटना? मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। किसका हुआ है अपचयन? कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है किसमें? कॉपर में। और यहाँ जो हाइड्रोजन था, यहाँ पहले सिर्फ हाइड्रोजन था, इसके साथ ऑक्सीजन भी मिल गया, मतलब ऑक्सीजन जुड़ने को क्या कहा जाता है? उपचयन। मतलब हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है किसमें? जल में। तो ये अभी ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ही समझाया गया है जो मैंने आपको बता दिया है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काले रंग का हो जाता है। इस तत्व एक्स एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो मैंने अभी आपको एक समीकरण भी बताई थी कि ये देखो कि कॉपर की अभिक्रिया जब ऑक्साइड से ऑक्सीजन से करवाई जाती है तो कॉपर ऑक्साइड पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। तो ये भी यही कह रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स है जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है, तथा इस एक्स तत्व एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताए। तो वह एक्स तत्व तो कौन सा था? कॉपर था, जो चमकदार था। और जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है जो कैसा है? इस पर कौन से कलर की परत चढ़ जाती है? काली परत चढ़ जाती है। तो ये काली परत वाला पदार्थ कौन सा है? कॉपर ऑक्साइड है। तो आपको याद रखना है कि तत्व एक्स क्या है? कॉपर है, तथा काले रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सेकंड ऑक्साइड मतलब CuO है। कॉपर भूरे रंग का चमकदार तत्व है। इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह काले रंग के कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है। तो ये चीज भी आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर एक संक्षारण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित उदाहरण दीजिए। तो संक्षारण क्या होता है देखिए, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है, मतलब नष्ट होने लगती है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संक्षारण कहते हैं। लोहे पर जंग लगना, तो संक्षारण के उदाहरण कौन कौन से हैं? लोहे के ऊपर जंग लगना, चांदी की परत काली पड़ना, तो चांदी की परत चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। तो ये याद रखना है कि चांदी के ऊपर तो कौन सी परत रंग की परत चढ़ती है संक्षारण के दौरान? काले रंग की। और तांबे के ऊपर या कॉपर के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है संक्षारण के दौरान। तो आपसे पूछ सकता है कि तांबे के ऊपर कौन सी परत चढ़ जाती है? हरे रंग की परत चढ़ जाती है, और चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और संक्षारण चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। संक्षारण के कारण कार के के ढांचे, पुल, लोहे की कील, जहाज, धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है, इसलिए लोहे की वस्तुओं को हम पेंट करते हैं, और संक्षारण से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? उसके ऊपर पेंट कर देते हैं या कलर करते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है कि संक्षारण से बचाने के लिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं? यशत लेपन कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, पेंट लगा सकते हैं, पेंट करके इन तरीकों से अपन क्या कर सकते हैं? वस्तुओं को संसारित होने से बचा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विकृत गंधिता को उदाहरण सहित समझाइए। तो विकृत गंधिता क्या होती है देखो, वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा रहने से वह उपचयित होकर क्या होकर? उपचयित यानी ऑक्सीकरण होकर। तो ध्यान में रखना है कि विकृत गंधिका के दौरान क्या होता है? उपचयन होता है। खाद्य सामग्री का मतलब ऑक्सीकरण होता है। उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाते हैं, जिसके कारण उनका स्वाद व गंध बदल जाते हैं। प्राय तेलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए या उपचित होने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाए जाते हैं? तो उसमें क्या मिलाए जाते हैं? प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। तो
विकृत गंधिता से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाए जाने चाहिए? प्रतिओक्षी कारक मिलाए जाने चाहिए। तो आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी है। वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। अर्थात जो अपन अचार वाचार को जब डिब्बे में रखते हैं, ऐसे डिब्बे में जहाँ पे अचार हुआ, नमकीन हुई, तो अपन क्या करते हैं, इनको ऐसे डिब्बे में रखते हैं जहाँ पे इनमें हवा प्रवेश ना करे। उपचयन की गति धीमी हो जाती है। इस कारण चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन जैसे अक्रिय गैस प्रयुक्त करते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि चिप्स के जो हम चिप्स खाते हैं उनको उपचयन से या विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? उसमें चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैस भरी जाती है। तो आपसे यहाँ से 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है अपना। हाँ, तो देखो, निम्न की रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना कैसे करना है, वह मैं यहाँ पे क्वेश्चन की बजाय डायरेक्ट आंसर लिखे हुए हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे देता और इनको संतुलित करने के लिए बोलता, तो आपको ये संतुलित करना है एट एंड ट्रायल विधि के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों अभिक्रियाएं मैंने संतुलित करके लिखी है। कृपया आप इन अभिक्रियाओं को बिना देखे संतुलित करने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये वाली अभिक्रिया तो पिछले बार जब एग्जाम हुआ था 2022 में, तब पूछ ली गई है। तो आपको इन तीनों अभिक्रियाओं को अच्छे से देखना है और मैं इन क्वेश्चनों को पहले भी करवा चुका। तो ठीक है दोस्तों, आज हमारा पहला अध्याय कंप्लीट होता है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हम कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अम्ल क्षार और लवण वाला। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा जो आपको जो क्वेश्चन बताए गए हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। क्योंकि दोस्तों, हमने आपको वह मैटर प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है जो लोग पैसे लेकर भी नहीं करवा पाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हमारी सफलता आपके हाथों में। तो देखते हैं आप हमारे इस चैनल को कहाँ तक पहुंचाते हैं और कितने विद्यार्थियों तक शेयर करते हैं। थैंक यू।